बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हुमैरा असगर के कत्ल के चंद घंटे बाद मुझे ये ख़बर मिल गई थी, लेकिन इस पर व्लॉग करने का मतलब ये है कि आपने 100 झूठों में से एक सच को तलाश करना है। और आज 3 दिन की जद्दोजहद के बाद कराची, लाहौर, क्राइम रिपोर्टर्स और पुलिस वाले, उनके रिश्तेदार, उन सब से इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको उन 100 झूठों में से एक सच तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बड़े सवाल हैं, बहुत सवाल हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम एक एक करके इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढें। लाश इतनी पुरानी है, लाश में से स्मेल क्यों नहीं आई? ये लाश उल्टी क्यों पड़ी हुई थी? वालिद ने लाश को एक्सेप्ट करने से क्यों इनकार किया? उसकी भाभी क्या इल्जामात लगा रही है? क्या इस कत्ल के अंदर बाप मुलविस है? सीसीटीवी फुटेज वहां पर मौजूद क्यों नहीं है? भाई ने जो प्रेस टॉक की है उसको बहन के मरने से ज्यादा अपनी सोशल मीडिया पर बदनामी का दुख था। और इस समय बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस व्लॉग के अंदर आपका माइंड खोलने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ ऐसे हकाइक बताऊंगा जिससे आप सच तक पहुंचने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि लाश 9 माह, अभी तक जो डाटा हमारे पास आ रहा है अक्टूबर और सितंबर के बाद उसका किसी से कोई राब्ता नहीं है। अक्टूबर के महीने में उसके घर की बिजली काट दी गई थी, जब से ही उसने किराया, बल्कि किराया तो ये कहा जा रहा है कि उसने काफ़ी अरसे पहले से नहीं दिया था। क्या वो एक लग्जरी लाइफ गुजार रही थी? और एक औरत के लिए इस माहौल के अंदर पैसे कमाना कितना मुश्किल है कि वो अपना बिल भी नहीं दे पा रही थी। क्या वो मंशियात की आदी थी या वो जिम करती थी? और उसने किस तरह अपना 30 किलो वज़न कम किया? बहुत कुछ इस व्लॉग में आपको मिलने वाला है, लेकिन लाश की बात शुरू करते हैं। लाश की बात यह है कि जनाब, मैंने जब पता किया कि जी ये स्मेल क्यों नहीं आई, वहाँ पे उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप बिल्डिंग को देखें, बिल्डिंग किस तरह की है। बिल्डिंग में आमने सामने फ्लैट है और 3 मंजिला बिल्डिंग है, सेंटर में वो रहती है, उसके सामने वाला फ्लैट खाली है। उस फ्लैट के दरवाज़ा जाली का दरवाज़ा है और उसके अंदर से कुंडी लगती है। वो दरवाज़ा बंद होता है, वो चाबी से बाहर से भी खुल जाता है, वो अंदर से भी खुल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जिससे ये पता चलता हो कि हुमैरा असगर वहाँ पे मंशियात इस्तेमाल करती। लेकिन एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है कि बेड बिल्कुल कंबल लगा हुआ है, चादर बिछी हुई है, हर चीज़ साफ सुथरी है, लेकिन हुमैरा असगर उस कमरे में नहीं, एक दूसरे कमरे में मौजूद थी। उस कमरे में वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी हुई थी। वहाँ पे पेंटिंग्स थी, क्योंकि हुमैरा असगर बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती थी। वो उसका पेंटिंग रूम था। पेंटिंग रूम में उसकी तबीयत ऐसे कैसे ख़राब हो गई कि वो ज़मीन पे बैठी, सीधे जाने के बजाय वो उल्टी चली गई, या वो भाग रही थी और वो जाके ज़मीन पे गिर गई, या उसका पैर किसी चीज़ से अटका और वो जाके ज़मीन पे पड़ी और उसके बाद वो न उठ पाई। लेकिन ये सब हम जब देखते हैं तो दरवाज़ा बंद था। जिस कमरे से उसकी लाश मिली, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने लाश पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये है कि दरवाज़ा बंद था और वो अकेली थी, या किसी ने ये सारी वारदात करने के बाद दरवाज़ा बंद किया और वो निकल गया। लेकिन अभी भी एक सवाल इंतहाई अहम है कि वो जाली का दरवाजे की कुंडी आखिर किसने लगाई? क्या वो जाली कहीं से कटी हुई तो नहीं थी जिसके अंदर से हाथ डाल के कर दिया गया? वहाँ पूरी बिल्डिंग के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। उसके बाद कहा यह जाता है कि स्मेल इसलिए नहीं आई कि 2 महीने तक किसी भी लाश से स्मेल आती है, उसके बाद उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो कीड़े उन जरासीम को और पॉइजन को वो खा जाते हैं, जिसके बाद उसमें से स्मेल आना बंद हो जाती है। लेकिन हमने ये देखा कि 9 माह के बाद भी जो लोग उस लाश को वहाँ से उठाने गए हैं, उन्होंने अपने मुंह पे 3-3, 4-4 लेयर्स कपड़ों की बांधी हुई थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब ये कहा जाता है कि क्योंकि कराची के अंदर फ्लैट कल्चर है, वहाँ पे फ्लैट्स को, कई कई मंजिला फ्लैट्स को रात को हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं और उसको बनाया ही
इस तरह गया था कि वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा हो और जो ऊपर वाले घर वाले हैं वो शायद ये स्मेल समझते रहे हों कि ये बाहर कहीं दूर से किसी चीज़ की स्मेल आ रही है। वैसे भी माजरत के साथ कराची के अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा है। अब ये लाश का जो मामला है ये इस तरह उलझा है कि इसके फोरेंसिक ले लिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बता दिया कि जनाब इनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ या इनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। अब मैंने अगला सवाल ये किया कि एक लाश जो बिल्कुल पिघल चुकी है, जिसमें हड्डियां बिल्कुल साइड पे हो चुकी हैं, उसमें से आप कैसे पता चलाएंगे कि इसके ऊपर जख्मों के निशान हैं या नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि जनाब जो पोस्टमार्टम वाले होते हैं उनके पास लिक्विड और महलूल होता है, वो उससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है, जिस्म के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी निशान तो नहीं है। लेकिन जो असल चीज़ें हैं वो फोरेंसिक के अंदर आएंगी और फोरेंसिक के लिए उसके बाल, उसके कपड़े, वहाँ पे चीज़ें मौजूद, वाशरूम की चीज़ें, बेडरूम की चीज़ें, ड्राइंग रूम की चीज़ें, उसके फ़ोन, उसका डाटा, हर चीज़ जो है वो ले ली गई है, जो कि 3 महीने के बाद आएगी जब आप हमेरा असगर को भूल चुके होंगे, जिस तरह आज आप ज़ारा डस्का सियालकोट के केस को भूल चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि वालिद के साथ ऐसा क्या मसला हो गया। आखिर एक शख्स जिसने अपनी बच्ची को पाला, उसने उसको एक्सेप्ट करने से क्यों इनकार कर दिया? हमेशा आमतौर पे होता यह है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा नफ़रत में तब्दील हो जाती है। कहा यह जाता है कि डॉक्टर असगर के 4 बच्चों में से हमेरा दूसरे नंबर पे थी और इसकी उम्र 42 साल थी और ये गैर शादीशुदा थी। इसका बाप इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, एक रिलीजियस बैकग्राउंड घराना है, और उसने इसको इन कामों से मना किया और ये ज़िद करके चली गई कि मेरे फैसलों में आप ना आए। माँ के साथ राब्ता था लेकिन बाप के साथ कोई राब्ता नहीं था। लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अब अगर आप उनके ग्रीन टाउन में घर पर जाएं तो वहाँ पे अफसोस किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं अफसोस करने के लिए, तंबू शंबू लगे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शिपा साहब के साथ, उसमें ऐसे लगा कि जैसे भाई को बहन के मरने से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि सोशल मीडिया में उनकी फैमिली को क्यों इतने बुरे तरीके से लताड़ा गया। जाहिर सी बात है, जब आपको कोई बदनाम कर रहा हो, झूठे इल्ज़ाम आप पर लगा रहा हो, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है और इस चीज़ का इजहार भी किया जाता है। लेकिन बहरहाल उसके अंदर मुझे ये लगा कि वो शख्स मैनूवर करने की कोशिश कर रहा है, जो गलतियां उन्होंने माजी में की उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और इस बात की तस्दीक कर रहा है कि 7 से 8 माह लगे उससे राब्ता होने में। 8-9 माह हो गए थे, कोई राब्ता नहीं था। माँ परेशान थी, जो रिश्तेदार जाते थे उनसे जिक्र करती थी कि मेरा हमेरा से कोई राब्ता नहीं हो रहा। 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, लास्ट राब्ता अक्टूबर में हुआ था या सितंबर में हुआ था। तो ये चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं और एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक कहा गया था कि बाप को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें। तो अब पता ये चला कि वो जो कंप्लेंट थी वज़ीर आज़म पोर्टल के ऊपर, वो एक बोगस कंप्लेंट थी, एक आईडी के साथ वो की गई थी। अब अगली बात ये कि आपको मैंने बता दिया कि तफ्तीश के अंदर से जो भी सामान फोरेंसिक के लिए लिया गया है उस सब से ही आप किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उसका जो लाइफस्टाइल था कोई इतना लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं था। उसने किराया नहीं दिया था काफ़ी अरसे से। वो मालिक मकान को फ्लैट खाली करने के बारे में यकीन दहानियां करवा रही थी। अब जो इन्फॉर्मेशन आई है मंशियात का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं पता चलता, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मंशियात का आदी होता है उसके घर से कहीं ना कहीं से मंशियात की अलामात मिल जाती हैं। इसके घर से मंशियात की अलामात नहीं मिली। ये बेसिकली 30 किलो वज़न इसने अपना कम किया था, जिम जाती थी, इनर वेलनेस के ऊपर ये अपना काम कर रही थी, बहुत अच्छी पेंटर थी और ड्राइंग अच्छा करती थी और इसके साथ साथ वो NCA से पढ़ी हुई थी, मास्टर किया हुआ था, MPhil किया हुआ था और वो अपने अच्छे और बुरे को वो जानती थी। अब इसके साथ ही और बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि बिजली उसकी काट दी गई थी और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि ये जो लाश की पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ये एक अहम चीज़ है कि आखिर वो कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से लाश इस तरह पड़ी हुई। अब मैं आपको अगली बात बता दूं। अगली बात यह है कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि इसका अपने बाप से जायदाद के ऊपर मसला था। बाप की जायदाद है,
बाप की जायदाद है, उसकी मर्ज़ी वो अपनी ज़िंदगी में दे या ना दे, हर घर के अंदर ये मामला होता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये अपनी फैमिली के अंदर 4 बहन भाइयों में से दूसरे नंबर पे थी, और जो इसका छोटा भाई है वो टेम्परामेंट का बहुत शॉर्ट है, उसकी बीवी के साथ अलहदगी हो चुकी है, और उसकी बीवी आके ये सारी की सारी कहानियाँ सुना रही है और वो इनके लिए ट्रबल पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब अगर हम इस केस को लें तो अगर इस केस का जो दी एंड है वो ये है कि हुमैरा असगर इस दुनिया से जा चुकी है, अपने वालदैन को एक बहुत बड़ा सबक दे चुकी है। बच्चे नौजवान ख्वाब से जाते हैं, मैंने भी ख्वाब से जाया था कि बड़ा होऊंगा तो मोहम्मद बिन कासिम जैसे फ़तह करूंगा, नोटों के ऊपर हमारी तस्वीरें होंगी। लेकिन आपको ये देखना है कि जो आपका ख्वाब है वो हकीकत से कितना दूर है, कितना करीब है, उसके लिए क्या डायरेक्शन होगी, उसका एंड क्या होगा, उसके लिए आपको कितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको कितनी अपनी फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद फैसला करें कि वो आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए ठीक है या नहीं है। एम्बिशंस होना अच्छी बात है, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन उस टैलेंट की तलाश में तन्हा हो जाना कि आपके 7 लाख फॉलोवर हों, आप इतनी मकबूल हों, आपने ड्रामे किए हुए हों, आपने बड़े बड़े जो एंकर्स हैं उनके साथ पॉडकास्ट किए हुए हों, बड़े बड़े एक्टरों के साथ आपने काम किए हुए हों, लेकिन कोई भी 9 माह तक आपके बारे में बॉदर ही ना करे कि आप मर गई हैं या जिंदा हैं। ये एक बहुत बड़ा इबरत का, आप ये समझ लें कि हमें सबक ही हो सकता है ये, इसके अलावा तो और मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही। ये है हकीकत आज की, और कोशिश करूँगा कि इस हवाले से आपको मज़ीद वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ला के दूँ। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।